हेलो फ्यूचर चार्टर अकाउंटेंट्स, कैसे आप सब। ये वीडियो में मैं एग्ज़ाम में कैसे लिखें, एग्ज़ाम का पैटर्न बताओ सर, एग्ज़ाम में कैसा लिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, ये सब बहुत जन का सवाल होता है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सुनिए, मन लगा के सुनना, एक बार बताऊँगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जैसे मान लो इंटर के लिए फाइनल्स फाउंडेशन सब देख सकते हैं, मेन इंटर का फोकस करते हैं। जैसे एडवांस अकाउंट का क्वेश्चन आया, ठीक है। मान लो AS10 से आया PPE के बारे में कि मैंने क्या किया, राज लिमिटेड इज इंगेज्ड इन रियल एस्टेट बिजनेस। ही परचेज्ड a land for 50 lakhs and built a house of rupees 1 CR and he sold to Raju, whether it is PPE or not. अब मेरे को बताओ कि ये PPE है, नहीं, इसका क्यों, मेन बिजनेस था रियल एस्टेट का, ठीक है। इसने क्या किया, लैंड परचेज किया, हाउस बनाया और बेच दिया, ठीक है। तो मेरा ये मेन बिजनेस का था, तो मैं क्या लिखूंगा, एज पर AS10 का रेफरेंस दूंगा। PPE क्या होता है, टेंजिबल एसेट क्या होता है, विच इज परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज टू प्रोवाइड फ्यूचर यूज एंड हुज लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, ठीक है। डेफिनेशन आप देख के लिख लेना। फिर दूसरा डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एज पर AS2 इन्वेंट्री मीन्स एसेट विच आर सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे, इन द गिवन केस स्टडी राज लिमिटेड इज इंगेज इन रियल एस्टेट बिजनेस, ही परचेज अ लैंड and constructed a house and he sold to Raju. Since he sold the asset, he sold the building in his ordinary course of business, it cannot be considered as PPE, rather it is considered as inventory. बस इतना लिख दिया, खत्म। इसमें आ जाएगा आपका 5 में 5, समझा। इस तरह से प्रेजेंट करना है। क्या करेंगे, पहले AS10 का रेफरेंस देंगे कि PPE क्या होता है, व्हाट इज PPE। फिर AS2 का रेफरेंस देंगे कि व्हाट इज इन्वेंट्री। फिर क्या करेंगे, केस स्टडी का रेफरेंस देंगे, केस स्टडी को एनालाइज करेंगे, फिर कंक्लूजन करेंगे। ये चीज आपका एडवांस अकाउंट में एप्लीकेबल है। लॉ में कैसे होगा, लॉ में प्रोविजन लिखेंगे, जो प्रोविजन पूछा उतना ही, टू द पॉइंट, ज़्यादा ज्ञान नहीं, टू द पॉइंट। यानी कि जैसे मान लो सेक्शन 10 का कुछ भी पूछा है तो मैं पूरा सेक्शन 10 ही लिख दूंगा, नहीं, सेक्शन 10 में क्या चीज़ रेवेलेंट है, वो केस स्टडी के लिए क्या रेवेलेंट है, बस उतना ही देना है। तो दूसरा फैक्ट हो गया आपका क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन में था ना कि राज लिमिटेड इज इंगेज्ड इन रियल एस्टेट बिजनेस, बस इतना भी लिख देगा तो हो जाए। फिर एनालिसिस में क्या होगा कि ये केस स्टडी क्या चीज़ के बारे में, ये रियल एस्टेट कंपनी में था, ठीक है, वो चीज़ लिखना है वापस से। यहाँ पे भी रियल एस्टेट कंपनी में था, फिर उसने एक लैंड परचेज किया, उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, फिर राजू को सोल्ड किया। फिर अपने कंक्लूजन में लिख देंगे कि सिंस he purchased a building in ordinary course of business and sold it to Raju, it cannot be considered as inventory, it is considered as PPE, ठीक है। इतना कंक्लूजन में लिख देना, बस उसी तरह से लॉ का भी आंसर हो गया। फिर आगे DT में क्या करना है, जैसे मान लो PGPP का क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, ठीक है। तो हमने को पता है नेट प्रॉफिट से चालू करना है, ठीक है। फिर मान लो एड बैक करने बोला, एड बैक क्या करने बोला, मान लो ये डेप्रिसिएशन, तो ठीक है, डेप्रिसिएशन नॉर्मल हो गया। उसके बाद एड बैक करने बोल दिया, मान लो इंटरेस्ट इनकम, तो ये लेस करेंगे इंटरेस्ट इनकम। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट इनकम is charged to other source of other income of other source, to head under head is charged under head income from other sources, बस इतना लिख देंगे। so since it is already credited to profit loss account, we need to deduct। तो आपने डिडक्ट क्यों किया, उसका रीजन देना है, ठीक है।
बस। अब मान लो कोई कैपिटल गेन का आ गया तो सेक्शन पता है तो सेक्शन लिखा, नहीं तो एज पर प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन ये ऐसा होना चाहिए, बस वो लिख दिया। फिर ये केस स्टडी में इसलिए ये एसेट है या नहीं है, बस वो चीज लिखना है। इस तरह से अपने को प्रेजेंट करना, अपने को पहले माइंड में कूल रखना है। बस क्वेश्चन में क्या पूछा है वो चीज लिखना है। क्वेश्चन में ही आपको प्रोविजन समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देखोगे तो प्रोविजन समझ में आएगा, प्रोविजन समझा बस उसको लिखना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस कूल माइंड से लिखना है। ठीक है, ध्यान लगा के पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करो। बाकी कुछ भी दिक्कत आता है तो मुझे बताना। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, इसी तरह मन लगा के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।